वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना होता है c, डिस्टेंस कितना है x, अपॉन टाइम कितना है t। समझ रहा है? स्पीड कितना है c, स्पीड कितना है c, डिस्टेंस कितना है x, अपॉन टाइम कितना है t। इसकी मल्टीप्लाई में करी, एम्प्लाइज सी टी इक्वल टू एक्स। ये बात हमें पता चल गई, या एक्स इक्वल टू सी टी कैसे, एक्स इक्वल टू सी टी आ गया। कितने आ गए अभी बताओ, लिखेंगे कितना आ गया, इसी को बोलो कितना है, एक्स इक्वल कितना आ गया, एक्स इक्वल टू सी टी। ठीक, यहाँ बताओ एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू सी टी एंड फॉर एस प्राइम फ्रेम, इस फ्रेम के लिए देखोगे तो यही चीज कितनी आएगी, एक्स प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम। पुटिंग दीज वैल्यूज in the very initial इक्वेशन। वेरी इनिशियल इक्वेशन मतलब जहां से हमने शुरू करा था, सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी एक्स प्राइम इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी। मैंने कहा था गैलीलियो की इक्वेशन में गामा लगा दो, ये यूज करी थी। और दूसरी फिर इसकी इन्वर्स निकालती, इन्वर्स कितनी थी, एक्स इक्वल टू गामा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, यही थी। इसमें एक्स प्राइम का मान रखो कितना है, सी टी प्राइम इक्वल टू गामा एक्स का मान कितना है, सी टी माइनस वी टी। सी टी प्राइम इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, गामा टी सी माइनस वी, इक्वेशन रोमन नंबर 1। एंड इस वाली इक्वेशन में एक्स का मान कितना होता है, सी टी, गामा एक्स प्राइम का मान कितना होता है, सी टी प्राइम प्लस वी टी प्राइम। कॉमन क्या आ रहा है, गामा टी प्राइम कॉमन आ रहा है, सी प्लस वी रोमन नंबर 2। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल और एक इनवर्स, इन दोनों में ये मान रखना है, बस कुछ नहीं करा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड करो, सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर टी टी प्राइम दिख रहा है, सी स्क्वायर टी टी प्राइम, ऐसे गामा स्क्वायर टी टी प्राइम, अंदर बचेगा सी प्लस बी सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी टी प्राइम से टी टी प्राइम कट गया, सी स्क्वायर को नीचे लाओ, कितना है बताओ, और चलो पहले उतार लो ठीक से, कितना बचा, सी स्क्वायर बताओ कितना बचा, एम्प्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं बताओ कितना है। सो सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहता हूँ, टी प्राइम का असली मान निकालना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका मान चाहिए होगा। क्या मैं इसका मान इससे निकाल सकता हूँ, ध्यान देखो, क्या मैं इसका मान इससे निकाल सकता हूँ, पक्का, मुझे तो दिख रहा है। इसको इसके नीचे लाओ, 1 गामा स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे लाओ, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 गामा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करोगे सी स्क्वायर कट गया, 1 आएगा, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। इस चीज को इधर लाओ, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया, भाई माइनस का था प्लस हो गया, इस चीज को इधर लाओ, हो गया 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, ये लिख देता हूँ सेकंड, ठीक है। इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखेंगे तो बताओ क्या बन रहा है, बताओ क्या बना, टी प्राइम का मान बताओ कितना है, टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी। ये क्या चीज है, ये पूरी चीज क्या है, वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर बचा। क्या कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, एंड एम्प्लाइज क्या है, गामा टी प्राइम इक्वल टू गामा कॉमन ले टी माइनस एक्स वी अपॉन
ठीक है। क्या यहाँ से गामा का मान नहीं निकाला जा सकता? यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहीं से निकाल देता हूँ, यहीं निकाल देता हूँ, समझ लेना। इसको उल्टा करो, जब 1/गामा² को उल्टा करोगे तो बनेगा गामा²। हमारी बात, जब 1/गामा² को उल्टा करोगे तो बनेगा गामा²। इसको उल्टा करोगे तो बनेगा 1/1 - v²/c²। इसका मतलब गामा का मान अगर तुम निकालना चाहो, गामा जो आएगा वो आएगा 1/√1 - v²/c²। ये गामा का मान है। इस गामा के मान को अगर तुम यहाँ रखोगे तो बनेगा m+t' = t - xv/c²/√1 - v²/c²। ठीक। जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने बताया था कि वास्तव में x प्राइम का मान होता है गामा x - vt, पता था। वहाँ भी गामा का मान रखो तो आपको मिलेगा, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ फिर मान रखेंगे, m+x' = x - vt ब्रैकेट में √1 - v²/c²। और क्योंकि y में मूव नहीं कर रहा तो y' = y रहेगा, z में मूव नहीं कर रहा तो z' = z रहेगा। ये वाली इक्वेशन रोमन नंबर और इक्वेशन ए लिख दो, चलो ऐसे बता दूँ। इक्वेशन टी वाली ये इन्हें कहा जाता है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या करती हैं? सेम काम करती हैं, दो इनर्शियल फ्रेमों को रिलेट करती हैं। कब रिलेट करती हैं? जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हैं। तो अगर दो इनर्शियल फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है बीएससी में, कभी कभी 3 नंबर में आता है, कभी कभी 6 नंबर में आता है। पूरा प्रूफ करना होता है, बहुत हल्का डेरिवेशन है, आराम से आप जूम करके पढ़ें तो आपको समझ में जाएगा मैंने कहना क्या चाहा। अब मैं आपको संक्षेप बताता हूँ कि याद कैसे रखना है। तो याद क्या रखना है, तो वास्तव में जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जो याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना, लिखेंगे। सो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज बताओ भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? x प्राइम इक्वल टू बोलो x - vt √1 - v²/c²। तो जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन अपनी मेहनत से करोगे बड़ी शिद्दत के साथ तो आपको ये चीज ऊपर की याद हो जाएगी, ये ऊपर की चीज याद हो जाएगी। और ये गामा का मान तो आपको अपने आप को रिलेटिविटी में 100 बार यूज होगा, याद हो जाएगा। y प्राइम डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा था, z प्राइम डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा था, और यहाँ t प्राइम इक्वल टू t - xv/c²/√1 - v²/c²। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की ये इक्वेशन एक बहुत बेहतरीन तहलका बताती है। तहलका ये बताती है कि अभी तक हम ये मानते थे कि दो इनर्शियल फ्रेम में, बड़ी सीधी सी बात है समझना, बहुत ही बड़ा रिजल्ट दिया है इनने। टाइम डायलेशन, क्रिस्टोफर नोलन को नौकरी, मतलब कहने मतलब थॉट्स ये सब यहीं से आते हैं, बहुत बड़ी बात है ना ये। इंटरस्टेलर का जन्म सब यही है। एच.सी. वर्मा ने प्रोजेक्ट में करवाया था इंटरस्टेलर, सुनिए वाले बोले एच.सी. वर्मा जो है वो रिलेटिविटी बहुत शानदार पढ़ाते हैं। एच.सी. वर्मा सर मैंने नहीं पढ़ी पर सुना बहुत है, तारीफ है, देखूंगा मैं भी लेक्चर। उनका सभी बढ़िया है, शायद क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा नाम है। न्यूक्लियर फिजिक्स से पीएचडी उनकी, तो शानदार तो सबका ही। तो मैं कहना क्या चाहता, मैं कहना ये चाहता कि तुम्हारे पास दोनों हैं, तुम मान लो 2 विद्यार्थी हो हमारे पास, और दोनों को मैंने कहा कि तुम्हारे पास 2 घड़ी हैं जो कई करोड़ की खरीदी गई हैं, जिनका नाम सीजियम घड़ी है। क्या नाम है? सीजियम घड़ी, जिसे कहते हैं सीजियम एटॉमिक वॉच। सीजियम घड़ियां वो घड़ियां होती हैं जो सदियां बदल जाएंगी, ग्रह बदल जाएंगे, पर उनके बीच में लैग नहीं आ सकता। अर्थात उनके बीच में टाइम लैग आने के लिए कम से कम 2 अरब 3 करोड़ साल ऐसा अंतर मिलता है। अभी यहीं आप 5, 10, 15 रुपए वाली घड़ी लें तो आप मिलाएं, आप देखेंगे 24 घंटे के बाद आपका 12 अलग बज रहा है, उस घड़ी का 12 अलग बज रहा है। ये टाइम लैग होता है उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट की वजह से। तो 2 परमाणु घड़ियां अगर आपको पहना दी जाए और एक को अपने पास बैठाया जाए और एक को कांस्टेंट स्पीड से मूव करा जाए, एक्सेलरेशन से मूव कराओ, किससे मूव कराओ, 1 घंटे बाद पूछा जाए कि जहां भी तुम पहुंचो फोन करके कि तेरी घड़ी में कितना बजा है और मेरी घड़ी में कितना बजा है, तो सीधी सी बात है परमाणु घड़ी है, लैग तो आने से मतलब ही नहीं है, तो उसकी घड़ी में बज रहा होगा 12, आपकी घड़ी में बज रहा होगा 12। ये कहती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो बता रही होती है टी प्राइम बराबर टी। इसका मतलब तुम्हारे फ्रेम में जो तुम्हारी घड़ी है उसमें भी टाइम जो हो रहा होगा, उसके फ्रेम में उसमें टाइम वही हो रहा होगा। इसी की जगह अगर तुम्हारे दोनों को परमाणु घड़ी लेकर एक को पृथ्वी पर रखा जाए और दूसरे को स्पेस शिप में भेज दिया जाए
तो दोनों के टाइम के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट की वजह से नहीं होगा, वो वेलोसिटी का फैक्टर ऐड होगा। तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के केस में वही स्पेस टाइम ग्रेडियंट और ब्लैक होल और तमाम गुणा भाग जुड़ती हैं, जो कि थ्योरेटिकल व्याख्या करती हैं। मैथमेटिकल ये है, थ्योरेटिकल ये बताता है कि वहाँ पर स्पीड बढ़ने के साथ साथ रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है कि वहाँ पर स्पेस टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो टाइम जो है स्लो लगना महसूस होता है। टाइम जो है वो अलग पैरामीटर डिसाइड करेगा कि टाइम जो है सेम नहीं होगा। अब जब टाइम सेम नहीं होगा तो टी प्राइम इक्वल टू टी के इक्वल नहीं होना चाहिए था, तो टी प्राइम इक्वल टी के इक्वल तो नहीं, पर कितना सेम नहीं होगा तो स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला होता है इसका टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका अंदर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये बताती है कि दो इनर्शियल फ्रेम में जरूरी नहीं है कि टाइम दोनों में सेम हो, टाइम पैरामीटर भी चेंज हो सकता है। शर्त यह है दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मूव कर रहा हो। तो ये रिजल्ट है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। सबसे अच्छी सुंदरता ये है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की कि क्या यह ज्यादा यथार्थ है या गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो उत्तर आता है यह ज्यादा यथार्थ है। कैसे? क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट को तो बताता ही है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर कोई धीमी स्पीड से चल रहा हो तो कैसे काम चलेगा। अगर कोई चीज धीमी स्पीड से चल रहा हो मतलब उसकी स्पीड मान लो v इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो आप यहाँ मान रखेंगे 25 हम 625 और नीचे रखेंगे 3 लाख किलोमीटर, 3 गुणा 10 के घात 8 के घात 2, तो नीचे 3 लाख किलोमीटर और ऊपर 25 का मतलब ये चाहिए होगी बहुत छोटी राशि, नेग्लिजिबल है। और जब इसे आप नेग्लेक्ट करेंगे एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वीटी, इसका मतलब लैरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिड्यूस अपने आप हो जाती हैं किस केस में, जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर में बहुत कम होती है। तो ये थी आपकी लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर आप जैम के स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश ये करें कि भले ही से आपको डेरिवेशन ना हो, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। याद करना बहुत सरल है, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वीटी अपन अंडर 1 में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम जेड, टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस एक्स अपॉन सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसी का अगर इनवर्स फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे? इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताइए। इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पैरामीटर क्या चेंज करते हैं? आपको x की जगह x प्राइम रखना है, y की जगह वो तो पता ही है, t की जगह t प्राइम रखना है और v की जगह माइनस v रखना है। रखो जी, क्या बनेगा? ये बनेगा आपका x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y इक्वल टू वाई प्राइम, z इक्वल टू जेड प्राइम, t इक्वल टू टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आप यहाँ सोच रहे हो यहाँ क्यों नहीं आया, तो जब v की जगह माइनस वी रखेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर टर्म में अपने आप पॉजिटिव है। इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया कि टाइम डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट मतलब डायलेशन हो जाएगा टाइम में, मतलब टाइम जो है धीमा हो जाएगा, पर क्या और पैरामीटर चेंज होंगे? ये धीरे किस तरीके से होता है? मान लीजिए अगर वो स्पेसशिप के अंदर है और वो लेवल लाइट की स्पीड जा रही है, तो जो टी प्राइम टाइम है वो पृथ्वी से देखने पे उसका टाइम है या उसके अंदर बैठ के देखने पर? वो आपको सारी चीज समझ आएगी। ये चीज है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। क्या है? ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। इसके जरिए हम बताएंगे कि घड़ी का टाइम बदलेगा या नहीं। उस पूरे फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं। वही लोरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन है। क्या है? हम उसके अंदर ही पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइम डायलेशन क्या होता है, मास वेरिएशन क्या होता है और रिलेटिविस्टिक एडिशन क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज समझेंगे, क्या हैंड डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पर ये इक्वेशन अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपका खत्म है। ठीक है, तो मैं बिना लिखे गौरव सिंह तुमसे पूछूंगा, कौन सिंह, और आपको बतानी है, वो पूछूंगा भारी वाली, वो वाली। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो अपनी हेडिंग क्या थी? अपनी हेडिंग थी हैशटैग एप्लीकेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है? तो नंबर 1 आता है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, LENTH
GTH लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, फॉर्मूला, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ही समझ लेते हैं, इसे एक फिनोमेना है। एक फ्रेम है, ठीक, इसका नाम है एस, ओरिजिन O, या ऐसे मान लो इसका नाम एस प्राइम, ठीक। यहां पर कोई रोड रखी हुई है, तो हमने पूछा कि रोड जी आप कहाँ रखी हो, तो रोड जी ने कहा अभी तो मैं नॉर्मल फ्रेम में रखी हुई हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल फ्रेम में रखी है, तो यहां से दूरी देखेंगे, बहुत ध्यान समझना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2 है, इसके मान लिए x1 है, तो किससे, रियल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, रियल के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो x2 x1 इसके मान लिए, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना आएगा, x2 प्राइम, और इसके x1 प्राइम, किसके रिस्पेक्ट में, s प्राइम के रिस्पेक्ट में। अब क्या कर रहा हूँ, दूसरे फ्रेम को v स्पीड से मूव करा रहा हूँ। तो देखना ये है, मुझे वही देखने वाली बात है, हमें आंख रखनी है यहाँ पर, ठीक। अगर हमारी आंख इस वाले फ्रेम में है और इस फ्रेम में कोई वस्तु रखी है जो भाग रही है, इस फ्रेम में कोई वस्तु रखी है जो भाग रही है, तो ऐसी स्थिति में जब इस फ्रेम में रखी हुई वस्तु भागेगी, उस स्थिति में हमें यहां से देखने पर उसकी लेंथ में क्या परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। तो वी नो द इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बताओ इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, बताओ समझ में। टी बराबर एक्सेस करो, अच्छा x बराबर x प्राइम प्लस pt vt ओवर अंडर रूट माइनस स्क्वायर अपन c स्क्वायर 1 v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। हमें बारे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है ना, हमें बाकी कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, तो टी का करना क्या है, तो यहाँ से मुझे x2 और x1 निकाल दो, तो पहले x2 निकालो, सो x2 कितना होगा, x2 प्राइम प्लस bt प्राइम vt प्राइम, हाँ प्राइम आता है, ध्यान नहीं रखना, सॉरी प्राइम, अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर, ऐसे x1 इक्वल टू x1 प्राइम प्लस vt प्राइम अपन 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। अब भाई अगर कोई मुझसे पूछे ये x2 क्या है, तुम बोलूँगा x2 कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, वास्तव में मूल बिंदु से दूरी होती है, और ओरिजिन से डिस्टेंस तो होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो इस रोड की लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1। सो द लेंथ ऑफ रोड, इज इक्वल टू x2 माइनस x1। मान रखो x2 का मान कितना है, इसे मिटा के साफ करके लिखता हूँ, यही तो है मान। इसको मिटा देता हूँ, बताओ कितना है, लेंथ ऑफ रोड क्या आएगा, सो द लेंथ ऑफ रोड x2 माइनस x1। बताओ x2 कितना है, x2 प्राइम प्लस vt प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, माइनस x1 कितना है, x1 प्राइम प्लस vt प्राइम, समझ में आ रही कैलकुलेशन, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है, x2 प्लस vt प्राइम अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, माइनस का x1 प्राइम माइनस प्लस माइनस का vt प्राइम, इससे कैंसिल होगा, कितना है x2 प्राइम माइनस का x1 प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, कितना है x2 माइनस x1, वेयर x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इज इक्वल टू L एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L नोट। सो अब बताओ क्या बन जाएगा, ये रखेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ। अब देखो मैंने क्या बताया, x2 माइनस x1 को L नोट रखो, तो कितना आएगा, L नोट इज इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन इसको मल्टीप्लाई करो, L नोट इंटू अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एल। एम्प्लाइज कितना है, एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक, स्टार लगा रहा हूँ मैं। दिस फॉर्मूला is known as length contraction formula, length contraction formula। ठीक है, स्टार ना याद रखेंगे। रिमार्क, ओनली those dimension are contracted in which direction the frame is moving, जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव करेगा उस डायरेक्शन को ही हम रिड्यूस करेंगे। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला कहलाता है। इसमें जो एल है, एल नॉट, उसे प्रॉपर लेंथ कहते हैं। ये बताते हैं आपको क्या का मतलब है इसका। वेयर एल नॉट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ, जिसे कहते हैं एग्जैक्ट लेंथ। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, वो हो क्या रहा है, ये है दूसरे फ्रेम से देखने पर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ। ये मार्कर है जो रेस्ट में है, रेस्ट में है। अगर ये रुका हुआ होता तो वेलोसिटी जीरो है, जीरो एल इक्वल टू एल नॉट, कहीं से भी देखो इतना ही दिखाई दे। अगर ये मार्कर धीमी रफ्तार चल रहा है तो ये नेग्लिजिबल एल स्क्वायर। अगर ये मार्कर तेज चल रहा है तो ये गुणांक हमेशा नीचे की चीज बड़ी होगी, तो कुछ ना कुछ आएगा। मैंने बोला कि सी के कंपेरिजन में होना चाहिए। सी के कंपेरिजन में होगा तो ये गुणांक जो आएगा अंडर रूट की टर्म में आएगी। सोल्व करोगे तो ये चीज क्या आएगी, रिड्यूस कर देगा। ये फैक्टर क्या कर देगा, रिड्यूस। एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये आपका अगर 2c ले लिया तो बात ही खराब हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा, हाइपोथेटिकल आ जाएगा। छोटा ही लेंगे, छोटा क्या, मैं इसको सी बता देता हूँ। सी ले लो, स्पीड लाइट का सी ले लो। अगर मैं सी लेता हूँ खत्म हो गया, जीरो नहीं हो गया, तो सी के आसपास हो, c/2 ले लो। c/2 ले लो, देखो बच जाएगा c/2। अगर c/2 बहुत कम हो गया, चलो c/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। c/2 लो, कितना होगा, 1/4। सॉल्व करो, कितना है, तो 3/4 आ रहा है। एक से छोटी जाएगी चीज ओवरऑल। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टिंग फैक्टर है, मतलब ये चीज जो है ये बता रही है, प्रेजेंट कर रही है कि दूसरे फ्रेम से देखने पर वो चीज छोटी दिखाई देगी। जितनी तेज चलेगा चीज उतनी चीज छोटी रहेगी। अगर धोखे से स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचेगा तो पॉइंट पार्टिकल बन जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला कहलाता है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक गोला है, सर्कल है, जिसे एक्स अक्ष की दिशा में भगाया जाता है। समझेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोल्व भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, सोल्व भी करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के। और मैं चाहता हूँ कि अभी ना करें, ये चलो करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो है अभी। अपना जरा असाइनमेंट उठाओ, मुझे भी रिलेटिविटी का असाइनमेंट दो, मेरे तो है शायद मॉडल फिजिक्स। तुमने तो देखे हैं इसमें क्वेश्चन। पेज नंबर 219 में आओ, पेज नंबर 219 में आओ, पेज नंबर 219। आगे हैं, पेज नंबर 2 आता है तो जा पहले बोलिए जरा। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। The velocity of an object whose length appears to be contracted to half of its proper length। लेंथ हमें महसूस हो रही है जो छोटी हो गई, कितनी, हाफ। इधर लेंथ आधी हो गई, खुद कह रहा है। फॉर्मूला क्या है, L इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ रखो कितना है, L0/2 इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इससे कट गया क्या, 1/2, उसका 1/4 आ गया। 1/4 इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर गया कितना है, 1 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल 4 3/4 का अंडर रूट कितना आ गया, अंडर 3/2c। देखो ये आ रहा है क्या, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन। क्या बोला इन्हें बोला, सुनो, अब बोला क्या,
सुनो नो नो, जिसके पास असाइनमेंट समझ में आ रहा है वही मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ये बोला कि एक पेंसिल है या कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है जिसके पास जिसको लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ वाली कोई चीज इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही है कि आधी दिख रही है। बताओ कितनी तेज चल रही है, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला पता तो हल्के से निकल गया, इन रिलेटिविटी ना पड़ी तो जिंदगी निकल जाएगी कि कितनी तेज चल रही है, बंदा आधी दिख रही है। बात ऑब्जर्वेशन की नहीं है, मतलब रिलेटिविटी कह रही है जो आधी दिखेगी, समझ लो, समझ आ रहा है क्या चल रही बात। आगे चलते हैं, टाइम कॉन्ट्रैक्शन पे और भी होंगे क्वेश्चन, वो करते हैं। टाइम डायलेशन पे हैं कुछ। पेज नंबर आओ 38 ओ पेज नंबर 221, पेज नंबर 221 आ गए, आ गए। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ रोड मूविंग विद वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.8 c। वेलोसिटी कितनी तरह की है दिखता है 0.8 c। वुड यू मॉडिफाई इन द प्रॉपर लेंथ इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर इज वुड यू मॉडिफाइड इफ द प्रॉपर लेंथ को क्या कहते हैं एल नॉट, मैंने लिखवा दिया वहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। द मॉडिफाइड लेंथ ऑफ दिस रोड इज इक्वल टू एल पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला एल इक्वल टू एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल इक्वल टू एल नॉट कितना है 100 √1 माइनस वी स्क्वायर कितना है 0.64 अपन सी स्क्वायर कट गया नीचे हटाया, ये 100 हो गया, 100 बदल लेगा कितना हो गया 100 माइनस 64 बटे 64 नीचे 100 में 64 कितने बचे भाई 10 में 4 के 8 बचते हैं, 9 में से 6 गया 3 38, बड़ा गंदा बच रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये बचेगा इंटू 100 36 बचेंगे क्या 10 में 4 के 6 बचेंगे ना, हाँ 6 बचेंगे 36 हो गया, क्योंकि 6 बटे 10 गुणा 100, 10 10 के 60 आ गया 60 सेंटीमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितने कुछ क्वेश्चन पूछा देखो, ये इसके नीचे क्वेश्चन देखो, एक 38 के नीचे 39 कह रहा है इफ द बूस्ट इज अलोंग जेड एक्सिस विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी इज। इन्होंने कहा कोई चीज है जो जेड एक्सिस की दिशा में भाग रही है, बताओ इनमें से कौन सी चीज इनवेरिएंट रहेगी। सीधी सी बात है, मैंने कहा था इसमें स्टार रिमार्क में लगाया कि वही चीज बदलती है जिसकी दिशा में चीज भाग रही होती है, तो जेड तो बदलेगा। अब देखो 4 ऑप्शन में जेड है सिर्फ, टी को छोड़कर, तो डी आंसर है इसका, समझ आ रहा भी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ, पीछे पलटो, आ गए। कह रहा है ए मीटर स्केल विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ v along the length appears to the centimeter scale is to be stationary observer which of the following is correct। इन्होंने कहा कि एक मीटर स्केल है, इतनी तेज दौड़ता है कि सेंटीमीटर स्केल दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर जो है वो सेंटीमीटर के बराबर महसूस होता है। इन्होंने कहा ए मीटर स्केल इज मूविंग विद स्पीड v along its length is appear to be सेंटीमीटर स्केल टू बी स्टेशनरी, ठीक। अब करना है कि 1 मीटर जो है वो सेंटीमीटर स्केल के बराबर नजर आता है, तो दिक्कत ही क्या है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। मीटर स्केल का मान रखेंगे, मीटर स्केल को क्या मानेंगे, जो मीटर स्केल है वो सेंटीमीटर की तरह नजर आ रहा है, तो प्रॉपर जो है वो मीटर स्केल है, तो एल नोट का मान क्या है 1 मीटर और एल का मान क्या है 1 सेंटीमीटर। सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है। तो ये था, कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं, ठीक। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो नथिंग था। अब इसके आगे दूसरा एप्लीकेशन, ये फॉर्मूला आ जाएगा भाई, इसे बंद कर देता हूँ मैं, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। आगे अपने लोग पढ़ने वाले थे टाइम डायलेशन के बारे में, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन कैसे कहते हैं, टाइम डायलेशन अब समझते हैं। हैशटैग टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब ये है, मान लीजिए एक फ्रेम ये है जिसका नाम एस है, दूसरा फ्रेम ये है जिसका नाम एस प्राइम है, और यहाँ कोई घड़ी है, उस घड़ी में घड़ी टिक टिक करती है, घड़ी टिक टिक करती है, वो घड़ी चलती है। उस घड़ी से हमने कहा कि भाई चलती हो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते समय आपका सेकंड का सुई कैसे चलता है, बोलो सेकंड का सुई कभी ऐसे चलता है, यहाँ पे चलता है टिक टिक फिर टिक, ऐसे चलता है टिक 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 टिक, समझ आ रही, टिक 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 चलता है।
तो मैंने कहा कि 2 टिक टिक को जरा रोक के देखो और बताओ कि टिक टिक के बीच का टाइम क्या है। तो मैंने कहा नॉर्मल घड़ियों में टिक टिक के बीच का टाइम 1 सेकंड होता है, पता नहीं बताऊँ मैं, नॉर्मल घड़ियों में टिक टिक के बीच का टाइम 1 सेकंड होता है। तो मुझे नहीं पता ये घड़ी कौन सी है, मैं इसे मानूंगा जनरल घड़ी है। अगर तुम्हारी घड़ी तुम्हारे ग्रह पे है तो उस टिक टिक के बीच का टाइम 1 सेकंड मान लेना, किसी और ग्रह में होगी तो और कुछ मान लेंगे। इसे मान रहा हूँ मैं T2, इसे मान रहा हूँ T1, यहाँ भी कुछ टाइम होगा, यहाँ भी कुछ टाइम होगा, और दोनों टाइम के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा उसे कहेंगे टिक, कहेंगे टिक। ठीक है, दिस इज, ये कौन से फ्रेम से है भाई? T2 T1 किस फ्रेम से? एस फ्रेम से है। यही चीज इससे देखूंगा तो T2 प्राइम T1 प्राइम। लेट द टाइम डिफरेंस फ्रॉम एस फ्रेम इज डेल्टा टी, क्या होता है? T2 माइनस T1, एंड फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम is delta t prime, means T2 prime minus T1 prime. Then by inverse Lorentz transformation equation, बताओ भाई गौरव सिंह, इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है और वो भी बतानी है टाइम वाली। बताना पसंद करोगे आप? पक्का? गलती हो बहुत बुरी तरह तोड़ूंगा, बता जल्दी। T बराबर T चलो प्राइम बता। माइनस dx Implies अपॉन स्क्वायर, क्या होता है? T इक्वल टू T प्राइम T प्राइम माइनस प्लस प्लस dx अपॉन c स्क्वायर Vx अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट माइनस अपॉन अंडर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। करना क्या है इसका? इसी से मुझे निकालना है T2 T1 निकाल के घटाना है ताकि मैं ये निकाल पाऊँ। सिंपल सी बात है, निकालो। T2 कितना जाएगा? T2 प्राइम प्लस Vx अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ये प्राइम नहीं होता क्या यार? कैसे बात कर रहे हो तुम? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे T1 निकालो, T1 प्राइम प्लस Vx प्राइम अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो हमें डेल्टा टी निकालना है, यहीं पे आ गया एग्जैक्ट। सो डेल्टा टी कितना आएगा? T2 रखो, T2 कितना है? ये रहा T2 प्राइम प्लस Vx प्राइम अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 कितना है? T1 प्राइम प्लस Vx प्राइम अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। घट सकता है क्या? घट सकता है तो बताओ भाई, घटा के कितना बचेगा? बताओ कितना बचेगा? मेरा एम्प्लाइज डेल्टा टी इक्वल टू एलसीएम क्या आ रहा है? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर T2 प्राइम प्लस Vx प्राइम अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 प्राइम माइनस Vx प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। माइनस कैसा है? माइनस प्लस माइनस, इससे कट गया। तो बताओ कितना है? मतलब कितना है? अगर सो एम्प्लाइज डेल्टा टी इक्वल टू T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम्प्लाइज डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा टी नॉट इज कॉल्ड proper time। अब बात आती है ये चीज़ क्या एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इसे याद करना है, स्टार बना दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाइम डायलेशन फॉर्मूला कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, ये जो 1/1 वी स्क्वायर सी स्क्वायर फैक्टर है, अगर लेंथ के साथ आकर उसे कम कर दे रहा है, लेंथ के साथ आकर उसे कम कर दे रहा है, लेंथ के साथ आकर उसे कम कर दे रहा है, मतलब इसके नीचे आकर वो उसे बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ टाइम क्या चीज़ है? टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। फ्रेम एस से देखने पर, फ्रेम एस से देखने पर उस टिक के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, वो गैप बढ़ रहा है। समझ आई हो रहा भाई? जिसे थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो, महसूस हो रहा हो नींद की, तो हाथ मुंह धोकर आए,
क्योंकि मेरे सामने अगर कोई धड़ाधड़ झपकी लेगा तो मेरा माइंड खराब हो जाएगा। पानी पी गए, नहा के, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, झपकी ना ले मेरे सामने, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, जितना आप जग रहे हैं उतना ही दुनिया जग रही है, कोई बड़ा काम नहीं है। बात आती है टाइम डायलेशन कैसे शो करता है। मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर अगर किसी चीज़ को गुणा करने पर उसे कम कर दे रहा है, उसका मतलब कम कर दे रहा है, तो ये राशि क्या कर रही है, कम है, दशमलव वाली राशि। और दशमलव वाली राशि नीचे आएगी, दशमलव आए, जीरो बढ़ाए ऊपर आएगा, टाइम के बीच का गैप बढ़ा दे रहा है। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी ऐसे स्पेसशिप पे बैठे हैं जो कि प्रकाश के वेग से चल रहा है। जब प्रकाश के वेग से चलेगा तो यहाँ पे आएगा सी से सी कटेगा, एक में से एक गया जीरो, 1/0 अनंत। मतलब कि उस फ्रेम में अगर उसे हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखने पर उसके दो टिक टिक के बीच अनंत समय लगेगा। इसका मतलब उसी घड़ी की सुई यहाँ तो होगी, पर यहाँ से यहाँ आने में उसे अनंत समय लगेगा, मतलब घड़ी की सुई यहीं रुक जाएगी, अर्थात उनके लिए समय रुक चुका होगा। अब उनके लिए रुकने का क्या मतलब है, हमारी नजरिए में उनके लिए टाइम रुक चुका होगा हमारे फ्रेम से देखने पर। तो जब वो आएंगे तो हमें लगेगा भाई तुम्हारे लिए टाइम रुक चुका है, बड़े युवा नजर आ रहा है, लेकिन उनकी घड़ी उनके हिसाब से सही चल रही होगी। तो रेस्ट फ्रेम में चीजें सही चलती हैं। टी नोट जो प्रॉपर टाइम है वो तो प्रॉपर फ्रेम में है ना, तो एक्स प्राइम, T2 प्राइम, T1 प्राइम, ये क्या है, इस वाले फ्रेम में। घड़ी भी इसमें रखी हुई है, तो ये घड़ी इसमें रखी हुई है, ये क्या है, ये बंदा है। ये क्या है, ये फ्रेम जो है ये बंदा है, फ्रेम जो है बंदा है, और घड़ी इसके हाथ में बंधी हुई है। बड़ी सीधी बात है। तो घड़ी इसके हाथ में बनी, बंदा भग रहा है, तो इसके हाथ की घड़ी इसे सही नहीं रहेगी। दिक्कत तो हमें आएगी ना जो हम यहाँ पर हैं, हमें लगेगा भाई वो उसकी घड़ी में कोई दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब वो तेज चलेगा तो उसकी घड़ी स्लो नजर आएगी, उसकी घड़ी स्लो नजर आएगी। इसे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी भी निंद्रा वाली स्थिति में हो तो मैं एग्जाम्पल नहीं देना पसंद करूंगा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल देते हैं, इसे मिलाकर तो समझेंगे टाइम डायलेशन को देसी एग्जाम्पल के जरिए, अगर समझ पाए तो। बिल्कुल दिमाग, दृष्टि, हृदय सब कुछ यहीं रखना पड़ेगा, तब आप उस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। समझते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं हूं जीत और ये दूसरा भी मैं ही हूं अर्नब। ये दो अलग अलग बंदे हैं, इन दोनों के बीच में रेस लग रही है। बड़े अजीब तरीके के बन गए, कोई दिक्कत नहीं, समझे भावनाओं को। रेस लगी, जीत और अर्नब के बीच में रेस लगी। रेस लगने के बाद वो जब यहां पहुंचे तो रेस थी 1 किलोमीटर की। कितने टाइम कवर की जा सकती है? 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 मिनट में। 3 मिनट में। तो जी मान लीजिए 5 मिनट में कवर कर दी 1 किलोमीटर। तो मैंने जीत जी से पूछा, बहुत ही ध्यान से समझना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द रिलेटिविस्टिक केस इन द क्लासिकल लाइफ। यहां पर रिलेटिविटी समझना असंभव है। अगर आप रिलेटिविटी को यहां समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं आपको गुमराह किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको इमेजिनेशन की दुनिया में जबरदस्ती पहुंचाया जा रहा है कि इमेजिन करो, इमेजिन करो। इमेजिन कभी सच थोड़ी होता है, इमेजिन तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे मैं तुम्हें इमेजिन करने को कह रहा हूँ कि जब जीत ने रेस लगाई और जीत ने जब रेस 5 मिनट में कवर करी तो उससे पूछा गया कि आप कितने दूर दौड़े हो। तो उन्होंने कहा सर मैं 1 किलोमीटर बड़ी मेहनत से दौड़ा हूँ 5 मिनट में। सही बात। तो मैंने कहा क्या आपने एक नियतांक रख दिया है, क्या आपसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता? नहीं सर, बहुत मेहनत कर दी मैंने, मेरा दौड़ना नियतांक है सर, मैं इससे तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा क्या आप कोई परिभाषिक शब्द कहना चाहेंगे? तो उसने कहा सर मैं एक परिभाषिक शब्द कहना चाहूंगा कि 1 किलोमीटर वो दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है। इतना डिटर्मिनेशन है, इतना खुद पर आत्मविश्वास है कि उससे तेज कोई चल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक डेफिनेट वर्ड कहा कि 1 किलोमीटर वो दूरी है, मतलब डिस्टेंस की डेफिनेशन खुद के रेफरेंस में दे रहा है। देखो ऐसे वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन खुद की रेफरेंस में दे रहा है कि 1 किलोमीटर वो दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। बोले 1 किलोमीटर वो दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है, 1 किलोमीटर वो दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है। नारे लग गए, सब लोगों ने ठुक दिया,
क्लासों में चल गया 1 किलोमीटर वो दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है, सब कुछ हो गया जी। 1 किलोमीटर वो दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है। बहुत बार जब ये बात जहन में बस गई कि हाँ जी 1 किलोमीटर वो दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है, तब बारी आई अर्नव की रेस लगाने की। अर्नव जी ने रेस लगाया और 1 किलोमीटर की दूरी तय कर दी 3 मिनट में। 3 मिनट में कितनी दूरी? वही सेम 1 किलोमीटर। तब जब यहां पर आकर वार्तालाप हुई और पूछा गया कि आपने दूरी कितनी तड़ी है, तो अर्नव ने मुस्कुरा के कहा कि सर मैं 1 किलोमीटर दौड़ा हूं। बोले कितने मिनट में? बोले सर 3 मिनट में। तो सब लोग बोले एक साथ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रेवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 मिनट बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोमीटर इज दैट 1 किलोमीटर वह दूरी है जो 5 मिनट में तय की जाती है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 किलोमीटर तो दूरी वो है जो 5 मिनट में तय की। नहीं सर मैं 1 किलोमीटर ही चला हूं और मैं 3 मिनट में चला हूं। तो सब बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सर आप मेरी पूरी ट्रैजेक्टरी तय कर लीजिए, देख लीजिए, मैं 1 किलोमीटर की दूरी मैं 1 किलोमीटर 3 मिनट में तय करिए। तो जीत जी वहां पहुंचे और तर्क दिया अपने पारिभाषिक शब्द की पुष्टि के लिए कि सर शायद ऐसा हुआ हो कि 3 मिनट होने के बाद इसकी घड़ी रुक गई हो। शायद ऐसा हुआ हो कि 3 मिनट होने के बाद इसकी घड़ी रुक गई हो, यहां पर स्टॉप हो गई हो। सब बोले कैसा है? बोले सर ऐसा हो सकता है क्योंकि 1 किलोमीटर तो वो दूरी है ना जो 3 मिनट में तय की जाती है, 5 मिनट में तय की जाती है। तो अरजीत जी बोले सर ऐसा ही हुआ है पक्का कि 3 मिनट चलने के बाद इसकी घड़ी गई रुक और फिर यहाँ के ने दिखाया, बोले मैंने 3 मिनट में तय करेगी। सब बोले यार ये घपला हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है? किसी ने ये नहीं सोचा कि साला तेज दौड़ा होगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि साला तेज दौड़ा होगा, क्योंकि सबने एक रेफरेंस दिया है, एक कॉन्स्टेंसी दी है, डिटर्मिनेशन दिया है कि 1 किलोमीटर वह दूरी है जो 5 किलोमीटर में 5 मिनट तय की जाती है। और उसकी पुष्टि के लिए संबंध भी दिया कि 3 मिनट के बाद घड़ी रुक गई होगी। तो वहां एक सेंस है, वहां एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। घड़ी का रुकना इस बात को कहीं ना कहीं झेल लेता है, इस बात से कहीं ना कहीं संबंध रखता है कि बंदा तेज चला है। इसका मतलब अगर रिलेटिवली देखें, अगर सापेक्षतः देखें तो किसी नियतता को बनाए रखने के लिए, अगर सापेक्षतः देखें, अगर रिलेटिवली देखें तो किसी कॉन्स्टेंसी को बनाए रखने के लिए, कॉन्स्टेंसी क्या? स्पीड ऑफ लाइट। तो नियतता में देखें, रिलेटिवली देखें तो किसी कॉन्स्टेंसी को बनाए रखने के लिए जब जब चाल बढ़ेगी तब तक समय को नियत होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि ये उदाहरण मैंने खुद ही पैदा किया है। ये उदाहरण मैंने तब पैदा किया था जब रिलेटिविटी में मुझे खुद टाइम डायलेशन से संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि टाइम डायलेशन की जो थ्योरी है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए दी गई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई थी। पुष्टि के लिए ट्विन पैराडॉक्स दिया था जिसकी खुद ही कोई पुष्टि नहीं है। फिर आया मेसन थ्योरी, पार्टिकल दिखते किसे हैं। तो जब कोई चीज नहीं आई तो मैंने अपनी तरफ से एक थ्योरी बनाई और देखा कि बात काफी हद तक महसूस की जा सकती है क्लासिकल एग्जांपल के द्वारा कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसकी संतुष्टता के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम यह भी बोल सकते हैं कि उस दौरान टाइम नियत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। तो यह चीज बताती है कि स्पीड बढ़ने पर टाइम की नियतता दिखाई देगी। अब मुझे इतना पक्का बता, अगर आपको यह संबंध समझ आ गया हो तो बहुत सुंदर उदाहरण है। आप अगर दे पाए किसी को तो बहुत अच्छी बात है, बट ये एग्जाम्पल आप दे भी नहीं पाएंगे किसी को। बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल, मतलब समझ रहे हो आप? ये एग्जाम्पल देने के लिए कि जो एक डिटर्मिनेशन उसने फैलाया था जीत ने, वो सामने वाले श्रोता के दिमाग में भरना पड़ेगा पहले आपको कि 1 किलोमीटर वो दूरी है तो 5 मिनट तय की जाती है। जब तक वो इस निर्णय को समझ नहीं पाएगा, उसकी स्टेबल कोर मेमोरी में नहीं जाए, तब तक उसे इस चीज में मजा नहीं आएगा। सबसे पहले श्रोता गण को भी समझ में आना चाहिए 1 किलोमीटर वो 5 मिनट तय की जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा था। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन थ्योरम।
सबसे पहले अपना टाइम डायलेशन हो गया। इसके बाद एक और सीरीज में आता है मास वेरिएशन, उसे बाद में बताऊंगा, पहले आएगा रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ठीक है, हैशटैग रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। we know the Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बताओ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है समन सिंह? x प्राइम इक्वल टू पूरी x प्राइम इक्वल टू x प्लस x माइनस b अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। y प्राइम बराबर z प्राइम बराबर t प्राइम बराबर t माइनस bx अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अच्छा, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस, जैसे हिंदी में कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो लेट द पार्टिकल इज you have the velocity, particle have ux velocity along x-axis, uy along y-axis and uz along z-axis। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ux जो है उसकी पूछी जाए किस फ्रेम में, तो ux की बात है इसमें s फ्रेम में, और उसमें पूछोगे तो ux प्राइम होगा। क्या होगा? ux प्राइम। तो अगर ux प्राइम का कोई सोल्यूशन पूछे कि सर ux प्राइम का सूत्र बताओ ना, तो मैं कहूँगा बेटा बहुत ही सिंपल है, ux प्राइम का सूत्र ऐसा लिखना पड़ेगा बस, ux प्राइम इक्वल टू दूरी भी dx प्राइम और टाइम भी dt प्राइम। दूरी भी x प्राइम और टाइम भी dt। मान रखो dx प्राइम क्या होगा, ux प्राइम इक्वल टू dx क्या होगा, ये है आपका d। ठीक, इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? dx प्राइम इक्वल टू dx होगा माइनस का v dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा dx माइनस का v dt अपॉन, सॉरी बटे भी करना है इसको, dx कौन समझ रहा है? dx प्राइम कैसे कर रहा हूँ मैं? तो इसका dx निकालो बस, कितना हुआ dx माइनस का v dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अपन यही चीज टाइम से निकालो, dt से कितना आएगा dt माइनस v dx अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। कितना है ux प्राइम इक्वल टू dx माइनस का v dt अपॉन dt माइनस का v dx अपॉन c स्क्वायर। कॉमन आ रहा है पर कुछ dt आ रहा है, ध्यान से देखो। dt अगर कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा dx अपॉन dt माइनस का v अपॉन dt नीचे कॉमन ले कितना बचा 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर dx अपॉन dt। इससे कैंसिल हो गया। कितना होता है? इसे क्या कहते हैं ux माइनस v अपॉन 1 माइनस ux v अपॉन c स्क्वायर। किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है ux प्राइम की। एम्प्लाइज ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस ux v अपॉन c स्क्वायर। तो आपको डेरिवेशन दिख रहा होगा, बहुत सिंपल डेरिवेशन है रिलेटिव एडिशन का। ये क्या है वास्तव में? ये वास्तव में सापेक्ष गतियों को बताता है। सापेक्ष गतियों को क्या करता है? पहले मैं बाकी भी निकाल दूँ, फिर आपको समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले बाकी वो निकालो। बाकी दूसरी क्या होती है? दूसरी क्या होती है भाई चमन सिंह? दूसरी होती है क्या uy प्राइम एम्प्लाइज uy। अच्छा ये समझ में आया अच्छे से? ठीक, ये कौन सा है? ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में। किसमें? वेलोसिटी x डायरेक्शन। तो इसे याद रखेंगे, यहाँ पे स्टार लिख रहा हूँ, स्टार। एंड वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में कितनी होगी भैया? uy प्राइम इसको कितना होगा dy प्राइम अपन dt प्राइम। समझ आ रही? uy प्राइम dy प्राइम की एक सुंदर बात है,
वो वाई ही रहता है। डी वाई प्राइम और वाई है तो लोरेंट ट्रांसफॉर्म इक्वेशन तो वाई लिख दो डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा डी वाई। समझ मेरी बात? अपॉन नीचे की चीज यही होगी, कोई दिक्कत? यही तो आएगी डी टी प्राइम का मान है, डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डी टी कॉमन ले लो, यू वाई प्राइम इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे कहते हैं डी वाई और डी टी, क्या कहते हैं भाई? एम्प्लाइज यू वाई प्राइम इक्वल टू, इसे कहते हैं यू वाई, यू वाई है ना, और 1 माइनस वी यू एक्स, दिख रहा है यू एक्स, वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, नीचे क्या है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस वाले फैक्टर को ऊपर लाएंगे, बताओ कितना बचा? बताओ भाई कितना बचा? इस वाले फैक्टर को ऊपर लाओ, कितना है? एम्प्लाइज यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई, नीचे वाला फैक्टर ऊपर आया, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स, 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली यू जेड प्राइम बताओ भाई गौरव सिंह, कैसे निकाला जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, कैसे निकालेंगे? डी जेड प्राइम अपॉन डी टी प्राइम, दूरी कितनी है? डी एड जेड रहती है, डी टी प्राइम कितना है? यही नीचे का हमेशा सेम रहेगा, कितना आएगा? डी टी माइनस का वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब बता दे क्या कॉमन आ रहा है? यू जेड प्राइम इक्वल टू डी जेड, कॉमन ले लें क्या? डी टी बता कितना? 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? इस चीज़ को यू जेड कहते हैं। तो बताओ कितना देंगे? एक दो आगे, इज इक्वल टू यू जेड अपॉन 1 माइनस वी, ये देखो यू एक्स दिख रहा है, हमेशा यहाँ यू एक्स आ रहा है, ध्यान रखना, यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस चीज़ को ऊपर ले जाओ, बताओ कितना बचा? बताओ ये कितना बचा? सो यू जेड प्राइम बराबर यू जेड माइनस यू जेड, और ये चीज़ चली गई ऊपर, कितना आएगा? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे था 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। कैसे फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले जो रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कहलाते हैं। तो मैं एक साथ लिखूंगा और आप एक बार देख लें, ताकि मिटाने के बाद आप एग्जैक्ट मुझे सही बता पाएँ। गौरव सिंह भी और चमन सिंह भी, ये दूसरा और तीसरा फॉर्मूला पहला वाले में अलग है। ठीक है, मिटा रहा हूँ, मुझे बताना बिल्कुल एग्जैक्ट, बताना मुझे एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, मिटा दिया। हम लिखेंगे हेंस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, बताओ यू एक्स प्राइम कितना था? यू एक्स माइनस वी अपॉन, अच्छी जो मैंने बोल दिया वही आप बोल दो, 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। यू वाई प्राइम इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे का सेम है 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं। अभी कभी आपके मन में ये प्रश्न है कि सर क्या नीचे का यू एक्स बदल सकता है और हर बार सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि गुरुदेव, भले ही से पार्टिकल 3D में चल रहा हो, भले ही से सिस्टम में कुछ भी हो रहा हो, पर जो दूसरा फ्रेम है वो पूर्णतः एक्स अक्ष की दिशा में भाग रहा है। दूसरा फ्रेम जिस दिशा में भागेगा नीचे का वही पैरामीटर रहेगा। बात समझ आ रही? तो उसी के हिसाब से इसे चेंज कर लेना। अब बात आता है ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का मतलब क्या है? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम ये कहता है, बड़े देसी सा लैंग्वेज में आप समझो, एक कार ये है, बहुत सिंपल एग्जांपल देंगे गौरव सिंह आपको, आप बताना मुझे, ये 60 की स्पीड से चल रही है किलोमीटर पर आवर, और एक कार ये है,
जो 80 की स्पीड चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ कौन तेज चल रही है? और उससे 80 वाली चल रही है। कितनी तेज चल रही है? 20 की स्पीड चल रही है। अगर मैं कहूँ कि जो कार बी है, इसका नाम कार बी है, इसका नाम कार ए है, कार बी का ए के सापेक्ष वेग कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही बात? कार बी का ए के सापेक्ष वेग जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब सापेक्ष वेग का कंसेप्ट पहले भी था और आसानी से हम जोड़ घटा के बता सकते थे कि यहाँ हो गया वी ए प्लस वी बी कर दो या वी ए माइनस वी बी कर दो और धैड़ पैड़ आ जाता था। अगर कार आमने सामने आ रही होंगी तो 20 + 60 ऐसे समझ लो। एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, तो अगर मान लो ऐसे एक कार ये रही, एक कार ये रही, अभी समझ में आएगा मैं कहने जा रहा हूँ। और एक कार ये रही और ये चल रही है इस तरफ 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर। ये चल रही है इस तरफ 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ, ये इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो कार सी की डी के रेस्पेक्ट में वैसे कितनी है? कार सी की डी के रेस्पेक्ट में 200 किलोमीटर। ये 100 है ना? हाँ, दोनों 100 से चल रही है। 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका मतलब हमें जनरली जोड़ना है